मित्रों नमस्कार। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में होने वाली घटना, समाज के रीति रिवाज, उनकी रहन सहन, इन तमाम चीजों को साहित्य अपने धागे में पिरोकर जनमानस तक पहुंचाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने समाज की व्यथा को, समाज के रीति रिवाज, उनकी तमाम विचारों को साहित्यिक रूप दिया। और जब ये साहित्यिक रूप किसी कहानी का एक भाग हो तो मजा दोगुना हो जाता है। कहानी ही वो माध्यम है जो दिलों को दिल से जोड़ता है, जो नदी के दोनों छोर को जोड़ता है, जो आसमान को पृथ्वी से जोड़ता है। और जब बात आंचलिक कहानियों की हो तो बात ही कुछ निराली होती है। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित आंचलिक कहानी, जिसका नाम है ग्लानि। दोस्तों, कहानी से पहले हम आपको भूमिका बता दें कि बेशक ये कहानी अभी आपको वर्तमान दौर में जो हमारे रहन सहन है, हमारी जो स्थिति है, उससे ये रिलेट ना करे, उससे जुड़ा हुआ आपको प्रतीत ना हो। लेकिन जब आप ध्यान से समाज को, बारीकी से समाज को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि जमीन विवाद एक बड़ी समस्या है। आजकल थोड़ी कम हुई है, लेकिन जमीन विवाद जस का तस हमारे बीच, हमारे समाज में, या आंचलिक क्षेत्रों में तो ज़्यादा ही कह सकते हैं। तो ये कहानी जमींदार और एक बटेदार के बीच की कहानी है। कुछ दशक पहले की कहानी है, लेकिन जब आप इसको बारीकी से ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कहानी है तो थोड़ी पुरानी, लेकिन वर्तमान को भी अपने साथ पिरोकर चल रही है। ये कहानी मन स्थिति के परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसी घटना जो पक्ष और विपक्ष दोनों को मौत के हवाले कर रहा था, लेकिन बाल बाल वो बचे और फिर दोनों का हृदय परिवर्तन हुआ, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी ग्लानि। स्वर अरविंद कुमार भरगामा का ही है। धीरे धीरे सूर्य आम के झुरमुटों के पीछे छिप रहा था। दिन भर की थकान के बाद वह चंद्रमा की शीतलता में आराम करना चाहता था। कांव 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 करते कौवे की मंडली अररिया बस स्टैंड से फारबिसगंज की तरफ बढ़ रहे थे। अररिया कोर्ट के वकील, मुंशी, पेशकार सभी अपनी अपनी जेबें गरम कर वापस अपने घरों को लौट रहे थे। जहां थोड़ी देर पहले वकील और मुंशी बैठे थे, वहां अब शहर के कुत्तों का राज था।
जनकू साह कांख में झोला दबाए अररिया बस स्टैंड में ऑटो के खुलने का इंतजार कर रहा था। धत तोरी भाला के, कखनी खुलते हो? जनकू साह ने मुंह बनाते हुए ड्राइवर से कहा। अरे पैसेंजर होगा तब न खुलेगा हो। है तोरी भाला। ड्राइवर ने चीढ़ते हुए जवाब दिया। फिर वो पश्चिम की तरफ घूमकर आवाज लगाने लगे। हाय रजोखर, रामपुर, गिद्धवास, रानीगंज। आज भी जनकू साह के जमीन विवाद का बहस नहीं हो पाया था। वो भारी मन से वापस घर लौट रहा था। कचहरी में उन्हें अगली तारीख मिली थी। कचहरी का तारीख से जबरदस्त अन्योनाश्रय संबंध है। जैसे एक बार मोटापा शरीर में घुस जाए तो ये जल्दी जाने का नाम नहीं लेती है। ठीक वैसे ही जब एक बार मुकदमा लद जाए तो इसकी तारीख भी जल्दी हटने का नाम नहीं लेती है। नमक सतवा बांधकर सैकड़ों लोग अक्सर कचहरी का चक्कर लगाते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को तारीख रूपी सांत्वना ही हाथ लगती है। जनकू साह बरसों से रामजी दास के सिकमी बटाईदार थे। वह किसी भी सूरत में वो जमीन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, मगर जमींदार रामजी दास टोले के ही दबंग तेजनारायण के बहकावे में आकर वो जमीन ऊंची दर पर उन्हीं के हाथों बेच दिया था। हालांकि जमीन अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ था, मगर रामजी जमीन के बदले तेजनारायण से रकम का कुछ किस्त प्राप्त कर लिया था। उधर तेजनारायण लाठी डंडे तथा दबंगता के बल पर जनकू साह का जमीन जोत लिया था। जनकू तेजनारायण के पैसे वापस कर जमीन नहीं बेचने के लिए रामजी के काफी हाथ पैर पकड़े, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मजबूरन जनकू ने रामजी दास पर मुकदमा कर दिया, जिसका केस अररिया कोर्ट में बरसों से चल रहा था। अदालती दाव पेंच के कारण विवादित जमीन पर अब घास उगाया था। फलस्वरूप यह माल मवेशियों का चारागाह बन गया था। बच्चे अब यहाँ रोज क्रिकेट खेला करते थे। बगल में बैर, जलेबी, आम का बगान भी था, जो धीरे धीरे विशाल आकार ले रहा था। 2 घंटे बाद ऑटो सुकेला मोड़ में आकर रुकी, तो जनकू ऑटो से उतरकर अपने टोले का रुख किया। की भेला बाबा, फैसला भाई गेले? जनकू साह की बेटी कुसुम बोली। जनकू ने इनकार में सर हिलाया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। बाबू के उदास चेहरे को देखकर कुसुम उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करने आंगन चली गई। आंगन में पड़े बेटा तथा बहू जनकू दास के केस लड़ने के खिलाफ थे। वे लोग उस जमीन को लड़ैया जमीन कहा करते थे। वो तो जनकू ही था जो माल मवेशी की सेवा कर तथा दूध बेचकर जो रुपए पाते वो अदालत में फूंक आते। वो उस जमीन के पुश्तैनी बटाईदार थे। जमीन भले ही जमींदार की थी, मगर बरसों से उस जमीन पर खून पसीना एक कर जनकू फसल उगाया करता था, जिसका आधा हिस्सा रामजी के यहाँ भी जाता था। वह बटेदारी में भी खुश था, लेकिन वो जमीन दूसरे के हाथ चला जाए, ऐसी बातों को सोचते ही उसे ऐसा लगता मानो कोई अबोध बच्चे को उसकी माँ से अलग कर रहा हो। वह कभी कभी उस विवादित जमीन के मेड़ पर जाकर उसे टुकुर टुकुर देखता रहता।
मानो उसे अपना दुखड़ा सुना रहा हो। उसे उस जमीन की मिट्टी से आत्मीय लगाव हो गया था। दूसरे के खेतों में लगे मक्के का भुट्टा, धान के शीश, तोड़ी के फूल, लहलहाते गेहूं की फसल, सर से पैर तक हरी हरी पत्तियों से ढका पटवा को देखकर उसकी आह फूट पड़ती, मानो कोई उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध रखा हो। कथी तू पागल के तरह उ लरैया वाला जमीन पर जाकर बैठल रहे छा? दांत किटकिटाते हुए जनकू का बेटा पंचानन बोला। पंचन, अच्छा की कहल का वकील? जनकू, अगला तारीख के बोले ले छे। पंचानन, बाप रे बाप, सब पैसा लूट लेते वकील। एक नंबर के खखनर वकील छे नजिंदर पटवे। अपने पिता को झिड़की देते हुए पंचानन बोला। उसका मकसद था जनकुशा माल मवेशी के सेवा से प्राप्त आमदनी उसके हथेली पर लाकर रख दे। कोर्ट के द्वारा मिली अगली तारीख के दिन जनकुशा एक नई उम्मीद के साथ अररिया के लिए रवाना हुआ। जिस बस पर जनकुशा बैठे थे उसी बस पर आगे खान चौक के समीप रामजी दास भी सवार हुए। हालांकि रामजी दास को मालूम होता कि हमारे प्रतिद्वंदी भी इस बस पर सवार हैं, तो शायद वो उस बस पर न बैठते। खैर, दोनों का सफर आरंभ हुआ। बस के खलासी ने आवाज लगी, हे जाओ 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 राव। खलासी का आवाज सुन ड्राइवर ने अपनी रफ्तार पकड़ी। हे ने दाबने आवे छे, अपन देह लाग के खड़ा नहीं भेल जाय छ। बाप रे बाप, इन्हें कोचने आ जाय छे। बाप रे ठूसने जाय छे, हे देखा। इसी तरह के ठेलम ठेला के बीच गाड़ी अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ रही थी। बीच में खलासी की आवाज आ रही थी, अरे पीछे चलो, पीछे पीछे पीछे। अचानक गिद्धवास के आगे एक अनियंत्रित ऑटो बस के सामने आ गई। बस के ड्राइवर ने काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बस गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची, मगर सामने पड़े आम के पेड़ से टकरा गया। स्पीड नियंत्रित होने के कारण किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, मगर लोगों को काफी चोटें आई। कुछ लोग बेहोश भी हो गए। बेहोश होने वालों में रामजी दास भी था। बाप हो बाप, आपने बचबे, हाथ ने उठे छे। अरे बाप रे बाप, केते खून बह गेले हो। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आओ 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 करती एम्बुलेंस रोड पर दौड़ने लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा था। रामजी दास को बेहोशी की हालत में देखकर जनकुशा उसे खुद एम्बुलेंस में चढ़ाकर उसके साथ हो लिया। जनकू को भी चोटें आई थी, मगर वो सहनीय पीड़ा थी। अस्पताल में जब तक रामजी को होश नहीं आया, जनकू कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी दवाई, तो कभी दुकान का चक्कर काटता रहा। 1 घंटे बाद जब रामजी को होश आया तो उसने सामने जनकू को पाकर सब समझ गया। केहन तबीयत अच्छा भाई? आए रामजी भाई? बाप रे बाप, अपना यार के मर के बच लिए भाई। इस दुर्घटना ने रामजी का हृदय परिवर्तन कर दिया था। उसने भावुक होते हुए कहा, जमीन जायदाद सब जीने का एक साधन मात्र है। आज जमीन तो जमीन पर ही रहता, मगर हम लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाते। ये छोटी सी जिंदगी प्यार मोहब्बत के लिए है। ये बात आज मेरे समझ में आ गई है। छोड़ो ये केस फौदारी, चलो जनकू घर चलते हैं। अगले महीने की 1 तारीख को मैं तुम्हें वो जमीन रजिस्ट्री कर दूंगा। मुकदमा उठा लिया गया। निर्धारित समय पर जनकू ने जो कुछ रकम रामजी दास को दिए
उसने उसी रकम में जमीन रजिस्ट्री कर दिया। जनकू शाह को लगा उसकी खोई हुई माँ उसे फिर वापस मिल गई। उस खेत में अब पटवा लहलहा रहा था। जनकू शाह हाथ में लाठी लिए मेड़ पर घूम रहा था। उसके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगमा के द्वारा लिखित कहानी ग्लानि। वाचन अरविंद कुमार का ही था।